गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जो है बांझपन की बीमारी है, ये हमारे समाज में काफ़ी कॉमन है। कम से कम में 15% कपल्स में पाई जाती है। अगर आपके सामने 6 लोग खड़े हुए हैं, उसमें एक आदमी और ऐसा होगा जिसको बांझपन की बीमारी होगी। जैसे मैंने पहले बताया, इनके कारण दोनों में होते हैं और दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है। 33% कारण महिलाओं में पाए जाते हैं और 33% कारण पुरुषों में पाए जाते हैं। जब हमारे पास कोई भी ऐसा कपल आता है जिसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, हम दोनों को बैठाते हैं, विस्तार से पूछते हैं जो हमको पूछना होता है, और फिर हम दोनों को ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट होती है वो मेल से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो हमारा टेस्ट होता है किसी भी इनफर्टाइल कपल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो होता है सीमन का एनालिसिस। अगर सीमन का एनालिसिस ठीक है, उसके बाद ही हम फीमेल को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसलिए आज मैं विस्तार से आपको जो पुरुष बांझपन है उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो नॉर्मल प्रजनन सिस्टम होता है मैं उसके बारे में बताऊंगी, तभी आप इसको आगे अच्छे से समझ पाओगे। जिसमें 2 अंडकोश होती है और इंग्लिश में हम इसको टेस्टिस कहते हैं। दोनों साइड में एक एक टेस्टिस होता है। इन दोनों टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनते हैं और जो शुक्राणु बनने के बाद एक नली है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। दोनों टेस्टिस से एक एक नली निकलती है और शुक्राणु नली के माध्यम से बाहर आते हैं। ये जैसे नली टेस्टिस से निकलती है पेट के अंदर चली जाती है। पेट के अंदर जाके दोनों साइड की नली, जो हमारी पेशाब वाली नली होती है, उसके साथ मिल जाती है। वो तीनों मिलके एक कॉमन नली बनती है जिसको हम आगे यूरेथ्रा कहते हैं। वो यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू बाहर ओपन हो जाता है। तो यूरेथ्रा के 2 काम होते हैं, एक तो यूरिन को बाहर निकालना और दूसरा होता है शुक्राणु को बाहर निकालना। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हार्मोन्स है जिसकी वजह से शुक्राणु का उत्पादन होता है। क्योंकि शुक्राणु के उत्पादन के लिए हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर 2 ग्रंथि है, एक को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं और दूसरे को पिट्यूटरी कहते हैं। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको GnRH कहते हैं। ये हार्मोन खून के माध्यम से पिट्यूटरी तक पहुंच जाता है। पिट्यूटरी आगे 2 हार्मोन निकालती है और पिट्यूटरी 2 हार्मोन तभी निकालेगी अगर उनको GnRH मिलेगा। अगर GnRH नहीं मिलेगा तो पिट्यूटरी आगे 2 हार्मोन नहीं निकालेगी। इन 2 हार्मोन के नाम इस प्रकार है, एक का नाम है FSH और दूसरे का नाम है LH। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से खून में चले जाते हैं। फिर ये खून इन दोनों हार्मोन को लेकर जो अंडकोश है वहाँ पहुँच जाता है। तो अंडकोश को आगे काम करने के लिए इस दोनों हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों हार्मोन नहीं होंगे तो अंडकोश काम नहीं करेगी। अंडकोश के आगे 2 काम हैं, एक तो अंडकोश का काम है शुक्राणु बनाना और दूसरा अंडकोश का काम है एक हार्मोन निकालना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक बच्चे को ट्रांसफॉर्म करता है एक मेल की शक्ल में। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो एक बच्चा जैसा ही रह जाएगा, वो एक अडल्ट मेल नहीं बनेगा। अडल्ट मेल का मतलब उनकी दाढ़ी आना, मूछ आना, उनका मसल मास इंक्रीज करना, ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। और दूसरा अंडकोश का काम है शुक्राणु बनाना, जो आगे संतान पैदा करने के टाइम काम आते हैं।
हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, या वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, या वो कौन कौन सी इन्फेक्शंस है जिससे बांझपन होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑक्यूपेशन के ऊपर, जिसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जो आपके शरीर के आले दुआले का तापमान होता है बढ़ जाता है। ज़्यादा तापमान बढ़ने से अंडकोश शुक्राणु का उत्पादन कम कर देती है। तो ये कौन कौन से पेशा है? एक है इसमें ड्राइविंग। जो ड्राइवर है वो एक ही जगह में बैठ के पूरा पूरा दिन ड्राइविंग करती है, क्योंकि जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके आसपास ही इंजन होता है। तो इंजन चलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो तापमान बढ़ता है। फिर दूसरा वेल्डर्स, वेल्डिंग की किरणों से भी तापमान बढ़ता है। वो फिर आता है हॉट टब बाथ। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है गर्म पानी के टब में बैठ के स्नान करना। वो 3-3 घंटा 4-4 घंटा एक हॉट वाटर में बैठे रहते हैं। हॉट वाटर से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है अंडकोश का। टेम्परेचर बढ़ने से शुक्राणु पैदा नहीं होते हैं। कुक है, क्यों को भट्ठी के पास बैठ के या चूल्हे के पास बैठ के या किचन में जहाँ वो सारा दिन काम करते हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो शुक्राणु का उत्पादन इससे भी कम हो जाता है। एडिक्शंस, नशे की आदतें, इसमें आता है बहुत ज़्यादा शराब का पीना, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, या कोकेन लेना, मरीजुआना लेना। इन सब नशों से क्या होता है, जो आपके शुक्राणु का उत्पादन है कम हो जाता है। आता है मेडिसिन्स। बहुत सारी मेडिसिन्स है जिसकी वजह से शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है। मेडिसिन्स हो सकता है आप अपनी इच्छा से लेते हो, जहाँ आपको डॉक्टर की एडवाइस के बाद लेना पड़ता है और लंबे टाइम के लिए लेना पड़ता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ये वो ड्रग्स होती है जो हम मिर्गी का दौरा कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को देते हैं, और इस मेडिसिन को लंबे टाइम के लिए लेना पड़ता है। इसमें आता है कार्बामेजेपिन, वेलोप्रोइक एसिड, फेनिटोइंस। आगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में मेनली आता है टेट्रासाइक्लिन्स। अगर इसको भी आप लंबे टाइम के लिए लोगे तो शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाएगा। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स वो ड्रग्स होती है जो एथलीट लोग लेते हैं, जो पहलवान लेते हैं, जो रेसलर्स लेते हैं। ये लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं अपना बॉडी बनाने के लिए, अपनी मस्कुलर पावर बढ़ाने के लिए। अगर लंबे टाइम के लिए आप स्टीरॉइड्स लोगे तो शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाएगा। एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो हम उल्ली को ट्रीटमेंट करने के लिए देते हैं। वो जब ये मेडिसिन लंबे टाइम के लिए ली जाती है तो शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है। इसमें आता है कीटोकोनाजोल, टर्बिनाफिन। कीमोथेरापी, कीमोथेरापी हम देते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए देते हैं। तो कीमोथेरापी लेना भी ज़रूरी है। बट जो कीमोथेरापी के अंदर मेडिसिन यूज होता है वो कैंसर सेल को तो मार ही देती है, साथ साथ में जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल होते हैं उसको भी मार देती है। लेकिन कीमोथेरापी में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे करके शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है। रेडियोथेरापी, रेडियोथेरापी भी कैंसर वाले पेशेंट को दी जाती है। अगर आपके बॉडी के नीचे वाले हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई कैंसर है और जिसके लिए आपको रेडिएशंस दिया गया है, तो रेडिएशन से भी स्पर्म बनाने वाले सेल ख़त्म हो जाते हैं। वो परमानेंट भी डैमेज हो सकता है या टेम्पररी डैमेज भी हो सकता है। टेम्पररी डैमेज में क्या होता है, रेडियोथेरेपी ख़त्म होने के बाद जो सेल बचे होती है कि अच्छी कंडीशन में, वो दोबारा से शुक्राणु बनाना शुरू कर देते हैं। एसिडिटी की मेडिसिन्स, बहुत सारे लोग हैं जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। वो एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लिखवा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग खुद ही मेडिसिन खरीद के अपनी मर्जी से खाते रहते हैं। उसमें चाहे तो पीने की दवाई होती है चाहे खाने की दवाई होती है। जब ये मेडिसिन आप लंबे टाइम के लिए खाते हो
तो आपके जो स्टोमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एसिड का हमारे स्टोमक में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे खाना पचता है। और लंबे टाइम के लिए जब एसिड ही नहीं रहेगा आपके मैदे में, तो कुछ जो न्यूट्रिशन है उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके इनकी आपके शरीर में कमी हो जाएगी। तो कमी होने की वजह से शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है। फिर आ गया HIV। जो पेशेंट HIV पॉजिटिव होते हैं, जिनको एड्स की बीमारी होती है, उनको मेडिसिन खाना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, जिसकी वजह से शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है। केमिकल्स, जिनकी वजह से शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है, जैसे कीटनाशक दवाइयाँ हुई, पेड़ पौधे को मारने वाली दवाइयाँ हुई, एसिड्स हुए, अल्कलीस हुए, पेंट बनाने वाले केमिकल्स। अगर आप ऐसी जगह में लंबे टाइम के लिए काम करोगे, धीरे धीरे करके केमिकल्स आपके शरीर के अंदर जमा होते रहते हैं। जब इनका लेवल आपके शरीर में बढ़ जाता है तो इस शुक्राणु का उत्पादन कम कर देते हैं और इनफर्टिलिटी हो जाती है। फिर आ गया वेट। वेट भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रैपिडली बहुत वेट बढ़ा लेते हो और जहाँ आप रैपिडली बहुत वेट कम कर लेते हो, तो वेट रैपिडली बढ़ने से, जहाँ वेट रैपिडली कम होने से भी जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, जिसको GnRH कहते हैं, उसका लेवल कम हो जाता है। इसलिए सडनली आप अपना वेट मत बढ़ाइए। मान लो अगर आपका वेट बहुत बढ़ा हुआ है तो आप उसको कम करना चाहते हो, तो आप उसको धीरे धीरे करके कम करिए। आप सडनली अपना वेट रिड्यूस मत करिए। कुछ लोग होते हैं बहुत विगरस एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं और एकदम डाइट बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट 1 महीना में 5-6 किलो कम हो जाता है। इससे भी क्या होता है, आपको हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है और GnRH का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस में क्या होता है, आपके पास फिजिकल जो काम है उसका बहुत ओवरबर्डन है। आप बहुत ज़्यादा जहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जहाँ डेली काम कर रहे हो, आपके पास फुर्सत ही नहीं है रेस्ट करने की। अगर बहुत ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो इससे भी क्या होता है, आपकी जो हाइपोथैलेमस होता है उससे GnRH का प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कम होने से फिर आपका शुक्राणु का उत्पादन भी कम हो जाता है। फिर दूसरा होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में क्या होता है, आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर है, तो इसकी वजह से भी जो हाइपोथैलेमस होता है डिप्रेस हो जाता है। हाइपोथैलेमस से डिप्रेस होने से क्या होता है, GnRH का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे GnRH का प्रोडक्शन कम होता है तो शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है। इसके बाद आता है थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड डिसऑर्डर में क्या होता है, थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, उनका प्रोडक्शन कम भी हो सकता है। पूरा बॉडी इससे प्रभावित होता है। तो इसके साथ साथ शुक्राणु का उत्पादन भी कम हो जाता है। एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है। नॉर्मली इसका रिप्रोडक्शन में कोई ज़्यादा काम है नहीं है। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इससे भी शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़, कभी कभी क्या हो जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है किसके अगेंस्ट, आपके स्पर्म के अगेंस्ट, आपके शुक्राणु के विरुद्ध में ही एंटीबॉडी बन जाती है। तो जो एंटीबॉडी होती है धीरे धीरे करके जो आपके अंदर शुक्राणु पैदा हो रहे हैं उसको नष्ट करती रहती है, और जिसकी वजह से शुक्राणु का जो काउंट है आपके सीमन में कम हो जाता है और इससे इनफर्टिलिटी होता है। एक बीमारी होती है कैल्मन सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है, जो आपके हाइपोथैलेमस में जो सेल होती है, जहाँ जो टिश्यू होता है जो GnRH बनाता है, तो वो होते ही नहीं है, जमांतरू तौर पे नहीं होते। जब पैदा होते हो तो सेल बनते ही नहीं है, तो बाद में लाइफ में वो कभी नहीं बनते। तो आपके अंदर GnRH कभी भी पैदा नहीं होगा। अब GnRH ही नहीं है तो शुक्राणु नहीं बनेंगे ओबियसली। बट इसमें टेस्टिस नॉर्मल होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में।
फिर एक बीमारी होती है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। नॉर्मली जो इंसान होता है उसमें 2 क्रोमोजोम होती है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। टेस्टिस को काम करने के लिए इन दोनों क्रोमोजोम का होना ज़रूरी है। अगर दोनों में कोई भी क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो आपका टेस्टिस शुक्राणु पैदा नहीं करेगा। इसमें एक और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है, तो फिर इस मरीज में 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक वाई होती है, जबकि सिर्फ एक ही एक्स होना चाहिए, एक ही वाई होना चाहिए, जैसे मैंने फ़ोटो में दिखाया हुआ है। जो पहली फ़ोटो है ये नॉर्मल फ़ोटो है, लास्ट में आप देख रहे होंगे एक एक्स क्रोमोजोम है, एक वाई क्रोमोजोम है। लेकिन जो दूसरी पिक्चर है इसमें 2 एक्स क्रोमोजोम है और एक वाई क्रोमोजोम है। ये मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से टेस्टिस काम नहीं करेगा। और अगला होता है वाई क्रोमोजोम डिलीशंस। इसमें क्या होता है, वाई क्रोमोजोम तो है लेकिन उसका कुछ पोर्शन ऊपर से या नीचे से गायब हो गया, जिसकी वजह से वाई क्रोमोजोम है उसकी मात्रा कम हो गई है। वाई क्रोमोजोम तो है लेकिन वो छोटा हो गया या बड़ा हो गया। अगर वाई क्रोमोजोम में कुछ चेंज आ जाएगा तो आपका टेस्टिस काम नहीं करेगा। इसलिए सही क्रोमोजोम का होना बहुत ज़रूरी होता है। सही क्रोमोजोम होता है एक एक्स एक वाई। या एक्स्ट्रा एक्स आ जाएगा, जब वाई कम हो जाएगा तो आपका टेस्टिस शुक्राणु नहीं बनाएगा, वो कभी नहीं बनाएगा। फिर अगली बीमारी है मम्स। मम्स को हम हिंदी में कंठमाला भी कहती हैं या कान पीड़ा भी कह देते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, बचपन में आपके दोनों साइड की जो कान के आगे स्वेलिंग हो जाती है, आपको बुखार आता है, आप खाना नहीं खा पाते। लेकिन ये बीमारी बच्चों में बहुत कॉमन है और बच्चों में हो जाती है तो उसमें टेस्टिस का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ये बीमारी एक नौजवान आदमी को हो जाए तो उस केसेस में क्या होता है, ये टेस्टिस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जो टेस्टिस को अंदर से नष्ट कर देती है और जिसकी वजह से शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस। नॉर्मली जब एक मेल बच्चा पैदा होता है, जो उसके दोनों साइड के टेस्टिस है या अंडकोश है वो नीचे पहुंच जाते हैं। अब छोटे बच्चे में पैल्पेट करके देखोगे, पकड़ के देखोगे, दोनों साइड में एक एक गोली होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो गोली जहाँ पे होनी चाहिए, बट कभी कभी ये गोली उस जगह पे नहीं होती, वो जगह खाली होती है। इसका कारण ये है, जो आपके टेस्टिस है तो पेट में बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके जब बच्चा पैदा होने वाला होता है नीचे पहुंच जाते हैं। बट कुछ कुछ बच्चों में नीचे तक नहीं आ पाते किसी भी वजह से। तो इस बीमारी का जो इलाज है 1 साल के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए। अगर टेस्टिस 1 साल से ज़्यादा पेट के अंदर रह गया तो जो उसका शुक्राणु उत्पादन करने की समर्था है वो कम हो जाती है। वेरिकोसिल, जो आपकी गोली होती है उसके जस्ट ऊपर एक खून की नलियों का गुच्छा होता है। ये हर आदमी में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये जो गुच्छा है नालियों का ये ज़्यादा फूल जाता है और ज़्यादा फूलने की वजह से इसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है और ज़्यादा ब्लड होने से जो वहाँ का लोकल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से शुक्राणु का उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन इस बीमारी को ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। अब हम तीसरे सेक्शन के ऊपर चलते हैं। पहले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था हार्मोन के बारे में, दूसरे में डिस्कस किया था आपके टेस्टिस की प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेरा मतलब है जो आपके टेस्टिस से नाली निकलती है दोनों साइड से, फिर वो पेट के अंदर जाती है, फिर वो बाथरूम वाली नाली के साथ मिल जाती है, फिर वो नाली बाहर आती है। तो यह पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई ब्लॉक हो जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से, जहाँ ये सिस्टम जमानतरू तौर पे आपके शरीर में बना ही ना हो, तो जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आता है इसमें आपका सिस्टम ही एब्सेंट है।
और दूसरा आता आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है, जब ये पाइप आपकी कट गई, जहाँ हो सकता है आपने ऑपरेशन करवा रखा बच्चा बंद होने का। फिर होता है इन्फेक्शंस, कुछ बैक्टीरिया, क्लामाइडिया, गनोरिया, टीबी, अगर उसकी इन्फेक्शन इस जगह में हो जाए तो नाली ब्लॉक हो जाती है। फिर एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन। जो आपके शुक्राणु हैं वो यूरेथ्रा तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वो बाहर आने की बजाय आपके ब्लैडर की तरफ मुड़ जाते हैं और आपकी जो पेशाब वाली थैली है उसके अंदर चले जाते हैं। इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन। दो और बीमारियां होती हैं, एक को कहते हैं कार्टाजेनस सिंड्रोम और दूसरी सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये दोनों ही बीमारियां जमांदरू है, इनका कोई इलाज नहीं है। इन दोनों बीमारियों में क्या होता है, जो आपकी पाइप है उसके अंदर कचरा जम जाता है, तो जिसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। फिर इम्पोटेंस में क्या होता है, आपकी संभोग करने की क्षमता ही नहीं होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। हर कारण का ट्रीटमेंट अलग अलग है। जो कोई भी कपल हमारे पास ओपीडी में आता है, सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के बाद हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। हम देखते हैं जो उसकी टेस्टिस और नॉर्मल साइज के है या नहीं है, जो अंडकोश है वो नीचे आई है या नहीं आई है, या उसके ऊपर जो खून की नलियों का गुच्छा है उसका साइज ठीक है या ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हम एग्जामिनेशन करके देखते हैं। एग्जामिनेशन के बाद हम करवाते हैं टेस्ट में सबसे पहले आता है सीमन का एनालिसिस। सीमन के एनालिसिस में हम देखते हैं जो स्पर्म का काउंट ठीक है या नहीं, जो स्पर्म की शक्ल है वो ठीक है या नहीं, जो स्पर्म है वो मोटाइल है या नहीं। मोटाइल का मतलब उसकी हिलने की पावर या चलने की पावर है या नहीं। अगर इसमें हमको कहीं गड़बड़ मिलता है तो फिर हम करवाते हैं हार्मोन के टेस्ट। हार्मोन के टेस्ट में आता है FSH, LH, थायराइड हार्मोन के लिए TSH और प्रोलैक्टिन का लेवल। फिर इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमको अगर खून की नलियों का गुच्छा वो पता चल जाएगा, टेस्टिस के अंदर का पता चल जाता है, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है या नहीं है उसके बारे में भी पता चल जाता है। फिर ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको पता चल जाता है आपको बीमारी क्या है। फिर बीमारी के हिसाब से हम आगे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। इनफर्टिलिटी का कोई भी कारण हो, लेकिन सबसे पहले आप अपने डाइट को इम्प्रूव करिए। डाइट में हमेशा ही ऐसे फ्रूट्स लीजिए या ऐसे सब्जियां लीजिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है कौन कौन से फ्रूट्स या सब्जियां हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और दूसरा एक्सरसाइज, आप डेली एक लाइट एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं करना। लाइट एक्सरसाइज में जस्ट एक वॉकिंग आता है, जॉगिंग आता है। अगर आपका पेशा कारण है इनफर्टिलिटी का तो आप अपने पेशे को चेंज कीजिए। अगर आप कोई अननेसेसरी मेडिसिन्स ले रहे हो उसको भी बंद कीजिए। अगर आप ज़्यादा कोई नशा ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, सिगरेट ले रहे हो, धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। फिर अगर आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम है या प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। बॉडी में हार्मोन्स पैदा नहीं हो रहे, आपके हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है या आपके पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, तो इस केसेस में हम बाद से हार्मोन दे देते हैं और जिससे स्पर्म बन जाते हैं। और बाकी जो भी बीमारी है जैसे वेरिकोसिल है, इम्पोटेंस है, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन है, इन सब का मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जरी से ठीक हो जाती है। अगर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जरी से ठीक नहीं होगी। अगर आपके शुक्राणु बन ही नहीं रहे तो इस केसेस में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो शुक्राणु बना सके, लेकिन फिर भी ऐसे टेस्टिस में कुछ जगह स्पर्म बन रहे होते हैं, तो हम इस स्पर्म को निकालने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं TESE। ये एक सर्जरी का प्रोसीजर होता है। पेशेंट को OT में
लेके बेहोश किया जाता है। फिर टेस्टिस को ओपन किया जाता है जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है। ओपन करने के बाद हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं कहीं कोई स्पर्म तो नहीं बन रहे। जहाँ जहाँ हमको लगता है स्पर्म बन रहे हैं तो हम उस एरिया को ले लेते हैं। फिर उस टिश्यू को हम बड़ी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। अगर हमको उसमें कुछ स्पर्म दिख जाता है तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर फर्टिलिटी के लिए। और अगर आपका टेस्टिस ठीक है, उसके अंदर स्पर्म बन रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लॉक है, इस केसेस में भी हम टेस्टिसा उससे स्पर्म ले लेते हैं। ये भी एक छोटा सा सर्जरी का प्रोसीजर है और इसमें तो सिर्फ 10-20 मिनट ही लगते हैं और इसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ वहाँ थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया दे के हम सिरिंज और नीडल से स्पर्म को टेस्टिस से खींच लेते हैं और इन स्पर्म को भी हम स्टोर कर लेते हैं फॉर फ्यूचर फर्टिलिटी। फिर जब आगे प्लान होता है कंसीव करने का तो हम मदर से एग ले लेते हैं और फादर का स्पर्म लेके दोनों को माइक्रोस्कोप के नीचे एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है। इस प्रोसीजर को IVF प्लस ICSI बोलते हैं। और फिर जैसे इन दोनों के मिलने से छोटा सा बच्चा बन जाता है, माँ के पेट में डाल दिया जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।